हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वह है सामाजिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं 2023 में। यानी जो आपका एग्जाम हो चुका है, चाहे ऑनलाइन शिफ्टें हुई हैं चाहे ऑफलाइन शिफ्टें हुई हैं, हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अब तक आपके एग्जाम में बन चुके हैं। तो लगातार सभी लोग क्लास में बने रहिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन क्लास। तो चलिए, जिनको भी सामाजिक विज्ञान में 60 नंबर लाने हैं तो वो लोग इस क्लास में जुड़े रहेंगे। बाकी जिनको पास ही नहीं होना है, घूमना फिरना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वो जा सकते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई जो है सबसे कम किस राज्य में है, आपको यह बताना है। क्या वो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है या फिर झारखंड है? तो उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर करेंगे। फटाफट सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा। भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? हमें पता है कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि वह 8 राज्य कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है राजस्थान। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो वह है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वहां पर होगा मध्य प्रदेश, और सबसे कम पूछ रहा है तो हो जाएगा राजस्थान। और ये भी पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आप लोग याद रखेंगे 8 राज्य। कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां से भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको याद होना चाहिए कि वह 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। फटाफट सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सही आंसर करेंगे क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है। तो क्वेश्चन है, ग्लोब के बारे में इन दो कथनों पर विचार करें। ग्लोब के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा अब तक, तो आपको विचार करना है जो कथन दिए गए हैं। लिखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करती है। क्या जो भूमध्य रेखा होती है वह 0 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करती है या फिर नहीं करती है? बी ऑप्शन लिखा है, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। क्या दोनों सही है, क्या दोनों असत्य हैं, या फिर एक सही है एक असत्य है? आपको इस प्रकार से बताना है। तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या सही हो जाएगा? ए झूठा है और बी सत्य, यानी बी सही हो जाएगा। क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वह 0 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि वह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए आपके सामने है ग्लोब और यह है आपकी भूमध्य रेखा जो क्या कर रही है, इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि ए जो है वह झूठ है जबकि बी जो है सत्य है। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, बच्चू मांझी झारखंड का एक राजमिस्त्री काम की तलाश में दिल्ली आया है। उन्होंने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से किस अधिकार का प्रयोग किया है? कोई बच्चू मांझी हैं जो एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, वह झारखंड से दिल्ली आए हैं, तो आपको बताना है उन्होंने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से अपने किस अधिकार का प्रयोग किया है झारखंड से दिल्ली आने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग इन्होंने किया है, या फिर समानता का अधिकार है, या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो अगर आप लोगों ने सही तरीके से तैयारी कर ली है और अब तक संविधान वाला चैप्टर अपना पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन 3 से 4 आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आपको कहीं से भी नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मास्टर अड्डा सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत पर सामाजिक विज्ञान के नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर है स्वतंत्रता का अधिकार,
कि हम भारत में किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, क्योंकि ये हमें संविधान में दिया गया है कि जो भारतीय हैं वो किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं और कहीं पर भी अपनी जॉब कर सकते हैं। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने तय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून के मौसम के लिए इन कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। जब भारत में मानसून आती है तब उस समय के बारे में क्वेश्चन बना है कि भारत में मानसून के मौसम के लिए ये जो कथन दिए गए इनके ऊपर विचार करें और सही आंसर आपको चुनना है। पहला जो है कथन दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में हवा मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यानी दूसरा कथन है, मानसून के पीछे हटने के मौसम में हवा मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। जबकि तीसरा कथन है, भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के पीछे हटने के मौसम में वर्षा होती है। तो आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा। उम्मीद है सभी लोग आंसर कर पा रहे होंगे और सही आंसर कर पा रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है बी। कहने का मतलब है कि बी और सी इसमें सच हैं। अगर देखा जाए तो ए जो है आपका गलत है। तो जिन लोगों ने बी और सी किया है सही, उनका सही हो जाएगा और ए वाला कथन जो आपका है वो गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला आपके सामने कथन है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो आसपास के क्षेत्र से ठंडी हवा खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है। जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो वहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ठंडी हवा होती है उस जगह पर तुरंत आ जाती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा आपके सामने दिया गया है, विभिन्न स्थानों पर दाब में अंतर के कारण वायु गतिमान हो जाती है। तीसरा है वह है, गर्म हवा सघन और भारी होती है। ये गलत है। गर्म हवा भारी नहीं होती, हल्की होती, इसीलिए ऊपर उठती है। चौथा जो कथन है वह है, हवा की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। तो आप बताइए, हमने दो आपके जो है कथनों को छाट दिया है। पहला जो सही है और सी वाला गलत है। अब आपको बी और डी में बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उम्मीद है आप लोग आंसर कर रहे होंगे। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा नंबर डी, यानी ए बी डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही है, बी सही है और डी सही है, जबकि सी आपका जिसमें ऑप्शन है वो गलत है। तो जिन लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया था उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, काफी टिपिकल ये क्वेश्चन था। वही लोग कर पाएंगे सही जिन लोगों ने काफी तैयारी कर रखी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। कह रहा है, कौन सी भौगोलिक घटना तब घटित होती है जब जेट धारा गर्म महासागरीय वायु को ढक्कन की तरह फंसाकर भूमि की ओर ले जाती है? क्या वर्षा, वाष्पीकरण, गर्मी गुंबद या फिर चक्रवात? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान है या फिर हार्ड है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी गुंबद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। कोई ऐसा स्थान जहां पर एक साइड से गर्म धारा आ रही है, दूसरी तरफ से जो है वह ठंडी धारा आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि वह क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला लिखा है कि नेविगेशन को कठिन बनाने वाले धुंधले मौसम का अनुभव करें। दूसरा ऑप्शन है, दुनिया में सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र प्रदान करें। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? अगर एक जगह पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो धुआं और मौसम का अनुभव जरूर होगा। और दूसरा ऑप्शन लिखा है कि दुनिया में सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र यहीं पर होता है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, यानी दोनों कथन इसके सही थे। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया है, दोनों यानी ए और बी दोनों सत्य हैं इसमें, तो उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जहां पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं गर्म और ठंडी, वहां पर मछली पकड़ने का स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नया राज्य है? कहने का मतलब है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन अभी हाल ही में किया गया है? तो फटाफट सभी लोग आंसर करते रहिएगा और बताइए इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन अभी हाल ही में किया गया है। सभी लोग आंसर करते रहेंगे। इनमें सब में जो सबसे नया राज्य का गठन किया गया है वह है तेलंगाना, जिसका गठन आंध्र प्रदेश से
अलग होकर के किया गया है और इसकी जो राजधानी है वह है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसका गठन 2000 में किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों ही राज्य जो हैं आपके 2000 में बने थे। झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनका गठन 2000 में किया गया था, जबकि तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में किया। 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर हो गया तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन दिया है, खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। कथन है ये कि खनिज जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। कारण इसका दिया गया है, इन खनिजों के निर्माण की दर मनुष्यों द्वारा खपत की दर से तेज है। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। क्या ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला ऑप्शन है ए सच है लेकिन आर झूठा है, दोनों झूठे हैं या फिर दोनों सत्य हैं। आपको ये बताना है। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह होगा ए सच है लेकिन आर झूठा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, आप ये सभी को पता है, ये बिल्कुल सत्य है। जो आर है वह लिखा है कि इन खनिजों के निर्माण की दर मनुष्यों द्वारा खपत की दर से तेज है। तो ऐसा नहीं है, खनिज जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, जबकि मनुष्यों के द्वारा इनका दोहन बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य था और जो आर है वो आपका गलत है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ये लिखा है कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। हिमालय का ऐसा कौन सा भाग है जो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है, आपको यह बताना है। तो फटाफट आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या हिमाद्री हिमालय है, या फिर हिमाचल हिमालय है, कुमायूं हिमालय, या फिर मध्य हिमालय है। इसका आंसर वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ है या फिर देखा हुआ है। फटाफट आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होने वाला है सतलुज और जो काली नदी है उसके बीच का पूछा गया है। तो इसके बीच में जो हिमालय है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुमायूं गढ़वाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है कुमायूं गढ़वाल सी वाला सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 10 में। बाकी इसके अलावा अगर आपने कोई ऑप्शन किया था तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। तो ये रही आपकी सतलुज नदी और ये रही आपकी काली नदी, इनके बीच में जो भाग है ये उत्तराखंड में, ये है कुमायूं गढ़वाल। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि डॉट डॉट में सभी भारतीय समान है। क्या रोजगार और आय में समान है, स्थिति और रोजगार में समान है, आय और अवसर में समान है, या फिर स्थिति और अवसर में समान है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हमने पहले ही बताया था कि संविधान से संबंधित 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि स्थिति और अवसर में सभी भारतीय समान हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अनुच्छेद को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है पंचायत चुनाव हर डॉट डॉट साल में होते हैं। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को डॉट डॉट कहा जाता है। पंचायत राज प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाई डॉट डॉट है, जो पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक बैठक है। निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए। आपको बताना है कि जहाँ पर 3 खाली स्थान है यहाँ पर हमें क्या भरना है। इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप लोग दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोग दे भी रहे होंगे और सही कर भी रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, हो जाएगा पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को पंच कहा जाता है। पंचायत राज प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाई क्या होती है, ग्राम सभा होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसके अलावा अगर आपने कोई आंसर किया था तो आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज आपको सामाजिक विज्ञान की क्लासें यहाँ पर मिलने वाली हैं और बहुत ही जल्द आपको मैराथन क्लासें मिला करेंगी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको और इसी से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती चली जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो आपको पता होना चाहिए कि पहली पंचायत जो है वो नागौर राजस्थान में स्थापित की गई थी। कब? 20 अक्टूबर 1959 में। तो सभी को पता होगा ये। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य सरोकार है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य सरोकार क्या है? क्या हाकिंग जोन का निर्माण है? तंग दुकान के फर्श में लंबे समय तक काम करना है? बड़ी छूट वाले मॉल की वजह से बिक्री का नुकसान है? या फिर काम की मौसमी प्रकृति है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है आप लोग इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? काम की मौसमी प्रकृति। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है। सभी को पता है कि वयस्क कब हम माने जाते हैं? जब हम 18 साल के होते हैं और अपना मत किसी को दे सकते हैं। मत का मतलब होता है वोट। तो जब हम किसी को अपना वोट देते हैं 18 साल के होने के बाद में, तब हम वयस्क हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? पहला जो ऑप्शन है वह है सभी वयस्कों को ड्राइव करने की अनुमति है। दूसरा ऑप्शन है सभी वयस्कों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति है। तीसरा ऑप्शन है सभी वयस्कों को सरकार बनाने की अनुमति है। कि चौथा ऑप्शन है सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको मतदान करने की अनुमति मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं कर पाया था तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी तंत्र केवल राजधानी शहर में बैठे व्यक्तियों और सभी के लिए निर्णय लेने में शामिल नहीं है। इसलिए ये सरकार के कठिन स्तर हैं जो संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। उपरोक्त विवरण भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है? क्या शक्तियों को अलग करना है, या फिर संघवाद है, सरकार के संसदीय रूप है, या फिर धर्म निरपेक्षता है? यहाँ पे धर्म निरपेक्षता की कोई भी बात नहीं हो रही है, शक्तियों की बात नहीं हो रही, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी कट गया। सरकार का संसदीय रूप भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है? संघवाद देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने किए अपने 15 क्वेश्चन। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। आपको क्लास कैसी लगी? आगे की क्लासें छोटी की जाएं या फिर और बड़ी की जाएं? आप कितने क्वेश्चन करना चाह रहे हैं सामाजिक विज्ञान के लिए? और अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स बाय नहीं किए तो आप लोग दिवाली में जो ऑफर चल रहा है मास्टर अड्डा सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप के ऊपर, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर क्रैक करेंगे सीटेट के एग्जाम में। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा अब तक कि आपको, और ये जो वीडियो है ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है कि आपको किस प्रकार से नोट्स बाय करने हैं। आप उसको देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए अपने नोट्स को खरीद सकते हैं। इस समय आपको ऑफर भी मिल रहा है जिसमें आपको 125 रुपये की छूट दी जा रही है। और इसके साथ में आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल CDP क्वीन हिमांशी में भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आपके पास में क्लास की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो आपको यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्लास छूटेगी नहीं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा।